हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्रुव ने अपनी बातों से तारा को हर्ट कर दिया था। उसकी तबीयत खराब थी और उसे भूख लगी थी। ऐसे में ध्रुव के डराने पर तारा की हालत खराब हो गई और वो लगभग चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी, पर ध्रुव ने उसे थाम लिया था। तारा ने ध्रुव के टॉर्चर करने पर उसे अच्छा खासा सुना दिया और फिर अपने कमरे में चली गई। ध्रुव युग की तरह कितना भी रूड क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर कृषा के भी संस्कार थे। गुस्से में ही सही उसने तारा के लिए खाना बनाया। ध्रुव को अपने हाथों से तारा के लिए खाना लेकर अंदर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने वीर को कॉल करके वहां पर बुलाया। वीर खाना लेकर पहुंचा तो तारा ने उसे खाने से इनकार कर दिया, लेकिन बातों ही बातों में वीर के मुंह से निकल गया था कि ये खाना ध्रुव ने उसके लिए बनाया है, तो तारा खाना खाने लगी। इस बीच ध्रुव बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। जब उसने सुना कि तारा ने खाना खाने से इनकार कर दिया है, तो वो हाथ में गन लेकर सीधा तारा के पास पहुंचा, लेकिन अंदर कुछ और भी चल रहा था। वीर और तारा दोनों एक प्लेट से खाना खा रहे थे। ध्रुव के हाथ में इस तरह गन देखकर दोनों के हाथ रुक गए थे। वो मैं इस तरफ से जा रहा था तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। नीचे तो तुम मुझे खाने के लिए इतना सुना रही थी, और अब जब वीर तुम्हारे लिए लेकर आया है तो तुम ड्रामा कर रही हो। बस यही देखकर मुझे गुस्सा आ गया। ध्रुव ने अपनी सफाई में कहा। अगर किसी ने ध्रुव की सच्चाई अपनी आंखों से नहीं देखी होती तो इस वक्त उसे इस तरह हड़बड़ाकर अपनी सफाई देते देखता तो वो जरूर उसके पीछे दीवाना हो जाता। वो बहुत क्यूट लग रहा था। तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? किसी ने पूछा थोड़ी ना है कि तुम यहाँ अचानक क्यों आ गए। तारा ने अपनी स्माइल को कंट्रोल किया और ध्रुव को टीज करते हुए कहा। ध्रुव ने तारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने वीर की तरफ देखा तो वीर ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए थे। उसका इशारा साफ था कि वो पकड़ा जा चुका है। उनके चेहरे के भाव देखकर ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा, यू नो वॉट, गो टू हेल बोथ ऑफ यू। आगे से किसी चीज के लिए मुझे मत कहना और अपना चेहरा भी मुझे मत दिखाना। अपने मन की भड़ास निकालने के लिए ध्रुव काफी कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी उसका मोबाइल बज गया। इसी बहाने उसे रूम से निकलने का मौका मिल गया। वो कॉल रिसीव करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। वहीं तारा को स्माइल करते देखकर वीर बोला, इसके मासूम चेहरे पर मत जाना। हाँ, हरकतें कई बार इसकी मॉम की वजह से क्यूट लग सकती हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप का असर बच्चों पर हो जाता है, लेकिन ये कभी मत भूलना कि ये युग राणा का बेटा है। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो सफाई भी नहीं मांगेगा और तुम्हारा सफाया कर देगा। तारा को वार्निंग देने के बाद वीर वहां से चला गया, तो वहीं तारा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लड़का नॉर्मल नहीं हो सकता था क्या? टीचर बन जाता या बिजनेसमैन, कोई और प्रोफेशन चुन लेता। माफिया में ही जाना जरूरी था। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने गुड लुकिंग लड़के को ट्रैप करना पड़ रहा है। इसको सुधारने की कोशिश करूं क्या? कहते हैं सच्चा प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। तारा ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो ध्रुव के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी हो। अगले ही पल तारा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, पागल हो गई हो तारा, मैं इसे सुधारने की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये सुधरे या बिगड़े? मुझे ना इससे दूर रहना होगा, वरना इसे सुधारने के चक्कर में मैं न बिगड़ जाऊं। तारा फिर खाना खाने लगी। उसने एक बाइट लिया और फिर हल्के से स्माइल करते हुए कहा, टेस्टी है, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, लेकिन माफिया क्यों है? तारा खुद से बातें करने में लगी हुई थी। इस बीच ध्रुव ने कॉल रिसीव किया। ये कॉल मेहर का था। मेहर इस वक्त थोड़ी घबराई हुई थी। वो ध्रुव से मिलने मुंबई आई थी, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। मेहर की किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वो तो मॉडलिंग करने के साथ एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर थी। ऐसे में एक गाड़ी के उसका पीछा करने पर वो हड़बड़ा गई थी। ध्रुव ने बाहर आकर कॉल रिसीव करके कहा, बिल्कुल सही टाइम पर कॉल किया है तुमने, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ध्रुव, आई नीड योर हेल्प। कोई गाड़ी कब से मेरा पीछा कर रही है। सब मेरी गलती है, मुझे बिना सिक्योरिटी के यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब समझ आ रहा है कि डैड हमेशा सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों रखते हैं। मैंने किसी को नहीं बताया था, फिर मेरे यहाँ होने की खबर कैसे हो सकती है? मेहर ने एक सांस में ध्रुव को सब कुछ बता दिया था। मेहर बार बार मिरर से पीछे की तरफ देख रही थी। वो गाड़ी अभी भी उसके पीछे थी। मेहर बार बार अपनी गाड़ी को पब्लिक एरिया में ही घुमाई जा रही थी ताकि वो इंसान उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसके इतना बताने के बाद भी ध्रुव के चेहरे पर शिकन की एक छोटी सी लकीर भी नहीं थी। ये सब उसके लिए आम था। उसने मेहर को शांत करते हुए कहा,
सबसे पहले तुम रिलैक्स करो और मुझे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करो, फिर मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ पर पहुँचो। कॉल पर ही इसी वक्त ध्रुव ने मेहर को एक लोकेशन भेजी, जिसे देखकर उसकी घबराहट बढ़ गई थी। वो बोली, ये तो एक सुनसान एरिया है ध्रुव, ऐसे में तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मैं अकेली। ध्रुव ने मेहर की बात को बीच में काटते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम अकेली नहीं हो, मैंने जो कहा है वही करो और यकीन रखो, मेरे होते हुए कोई तुम्हारे एक खरोच भी नहीं लगा सकता। ध्रुव का कॉन्फिडेंस देखकर मेहर ने भी खुद को थोड़ा मजबूत करके कहा, अच्छा ठीक है ध्रुव, लेकिन जल्दी आ जाना। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी। मेहर ने कॉल कट करके उसे अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी। उतने में वीर भी वहां पर पहुंच गया था। ध्रुव ने वीर से कहा, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा, तुम यहाँ पर रहकर तारा का ध्यान रखोगे। वो कितना भी खुद को मासूम कहे, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं है और ना ही कभी होगा। इतना कहकर ध्रुव जल्दबाजी में वहां से जाने लगा। तभी वीर ने पीछे से तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज किसी की जान मत लेना। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके इस तरह इग्नोर करने पर वीर ने सिर हिलाकर बड़बड़ाकर कहा, कहाँ गया होगा? एक तो ये हर काम अकेले करना क्यों पसंद करता है? मेरी हेल्प ले लेगा तो क्या हो जाएगा? मैं इसकी हेल्प के लिए ही हूँ। वीर तारा के लिए परेशान हो रहा था। हालांकि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ध्रुव किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ अपनी बताई लोकेशन पर मेहर से पहले ध्रुव पहुंच चुका था। वो एक जंगल एरिया था, जहां की आबादी ना के बराबर थी। वहीं मेहर उस लोकेशन से थोड़ी ही दूर थी। दक्ष अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अचानक मेहर को अपनी गाड़ी सुनसान एरिया में ले जाते देखकर दक्ष ने सनक भरे अंदाज में कहा, तो तुम मेरे साथ खेल रही हो मेहर रायचंद? इतनी आसानी से तुम उस ध्रुव राणा से शादी नहीं कर सकती, वो अभी बच्चा है। तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों मेरे साथ खेल रहे हो और मुझे पता नहीं चलेगा? अभी तुमने दक्ष मल्होत्रा को ठीक से जाना ही कहाँ है। दक्ष को समझने में देर नहीं लगी कि मेहर जानबूझकर इस तरह जंगल की तरफ जा रही है। अचानक दक्ष ने मेहर की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया था और वो उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया था। मजबूरी में मेहर को गाड़ी रोकनी पड़ी। ओ माय गॉड, प्लीज सेव मी, आगे से कभी अकेले बाहर नहीं निकलूंगी। घबराहट के मारे मेहर मन ही मन प्रार्थना करने लगी थी। दक्ष अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने मेहर की विंडो लॉक की। बाहर दक्ष को देखकर मेहर का डर गायब हो गया था। वो गुस्से में गाड़ी से बाहर निकली और दक्ष पर चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? तुम तो बहुत बड़े स्टॉकर हो दक्ष मल्होत्रा। मैंने शादी करने से मना कर दिया तो इस तरह सड़क छाप आशिक की तरह पीछा करने लगे? जो भी हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर डर देखकर अच्छा लगा मेहर। इतने सालों से मुझे इनकार करती आई हो और उस कल के आए लड़के को एक नजर में देखकर पसंद कर लिया। वो भले ही माफिया किंग का बेटा हो या बाकी लोगों की नजरों में उसकी इमेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन है तो वो एक बच्चा ही। क्या लगता है वो तुम्हें बचाने आ जाएगा? दक्ष ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। गो टू हेल, मेहर ने सिर हिलाकर कहा और वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठने लगी। उसके दरवाजा खोलने से पहले दक्ष ने मेहर को बालों से पकड़ लिया था। उसने मेहर को गाड़ी से लगाया और उसके बिल्कुल करीब आते हुए सर्द आवाज में कहा, जहां भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम शादी करने जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो ना में सिर हिलाकर बोली, तुम मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर ध्रुव यहाँ आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारा वो ध्रुव किसी काम का नहीं है। वो अभी भी उसी लोकेशन पर तुम्हारा वेट कर रहा होगा जहाँ तुम कभी पहुँचने वाली ही नहीं हो। वैसे सच कहूँ तो उसे तुम्हारी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कौन सा वो तुमसे प्यार करता है? तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो सिर्फ 3 पड़ाव के लिए शादी कर रहा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह, मतलबी घटिया। दक्ष गुस्से में ध्रुव और युग को भला बुरा कह रहा था। उसके बाद उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो और मेहर दोनों एक साथ जोर से चिल्लाए। गोली चलने के साथ साथ मेहर की गाड़ी का शीशा टूटने की जोरदार आवाज हुई। दक्ष ने पीछे पलटकर देखा तो ध्रुव खड़ा था और सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। अगली बार मैं तुम्हें डराने के लिए निशाना नहीं लगाऊंगा। अपनी गंदी जुबान से उनका नाम लेने के बारे में भी मत सोचना, ध्रुव ने कोल्ड वॉइस में कहा। चलो, तुमसे भी मुलाकात हो ही गई, अब तुम्हारी आंखों के सामने इसे लेकर जाऊंगा, दक्ष ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा और फिर मेहर का हाथ पकड़ लिया था। तुम्हारी नादानियों पर हंसने को जी चाहता है, ध्रुव ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा और फिर उसके कदम दक्ष की तरफ बढ़ने लगे थे।
दक्ष कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था। वो ध्रुव को बच्चा समझ रहा था। समझता भी क्यों नहीं, वो उससे पूरे 7 साल छोटा था। ध्रुव दक्ष के पास आया और उसकी बाजू को पकड़कर उसे एक ही पल में महर से अलग कर दिया था। तो डैडी माफिया किंग ने तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी है? हाँ, उस जैसे इंसान से संस्कारों की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? अपने बेटे को मारकाट करना ही सिखाएगा। दक्ष ने कहा। वो जानबूझकर ध्रुव को उकसा रहा था ताकि वो कोई ऐसी हरकत कर दे जिसके बाद वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। वो अच्छे से जानता था युग का नाम लेगा तो कोई न कोई गलती जरूर करेगा। उसकी सोच के मुताबिक ध्रुव ने वही किया। उसने दक्ष का गला पकड़कर उसे गाड़ी से लगा दिया था। ये नॉर्मल फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली थी। ध्रुव वहां अकेला आया था, जबकि दक्ष पूरी प्लानिंग के साथ। अगले 1 मिनट के अंदर वहां सारी गाड़ियों की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में सारे लोगों ने ध्रुव के ऊपर बंदूक तान रखी थी और उसे चारों तरफ से घेर लिया था। ध्रुव को इस तरह फंसा हुआ देखकर महर को डर लगने लगा था, तो वहीं दक्ष पागलों की तरह हंस रहा था। क्या हुआ? शिकारी खुद शिकार बन गया? सुना है मिस्टर माफिया किंग इंडिया में नहीं है। डेड बॉडी लेने के लिए कौन आएगा बेबी डेविल? दक्ष ने सनक भरे लहजे में कहा। युग इंडिया से बाहर था, ये सिर्फ कुछ लोगों को पता था। उसकी बात सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक गया था। दक्ष को उनकी बातें पता थीं, इसका मतलब कोई उन्हें खबर दे रहा था और इस वक्त उसका शक सीधा तारा पर जा रहा था। का इस बार विलन थोड़ा स्ट्रांग है। देखते हैं ध्रुव खुद को बचा पाता है या नहीं। वैसे वो अकेला है और उसके सामने काफी सारे लोग हैं। ध्रुव को इस तरह फंसा हुआ देखकर महर को डर लगने लगा था, तो वहीं दक्ष पागलों की तरह हंस रहा था। क्या हुआ? शिकारी खुद शिकार बन गया? सुना है मिस्टर माफिया किंग इंडिया में नहीं है। डेड बॉडी लेने के लिए कौन आएगा बेबी डेविल? दक्ष ने सनक भरे लहजे में कहा। युग इंडिया से बाहर था, ये सिर्फ कुछ लोगों को पता था। उसकी बात सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक गया था। दक्ष को उनकी बातें पता थीं, इसका मतलब कोई उन्हें खबर दे रहा था और इस वक्त उसका शक सीधा तारा पर जा रहा था। का इस बार विलन थोड़ा स्ट्रांग है। देखते हैं ध्रुव खुद को बचा पाता है या नहीं। वैसे वो अकेला है और उसके सामने काफी सारे लोग हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। महर ध्रुव से मिलने के लिए मुंबई आई थी, लेकिन दक्ष उसका पीछा कर रहा था। महर ने हेल्प के लिए ध्रुव को कॉल किया तो ध्रुव ने उसे एक सुनसान इलाके में बुलाया ताकि वो उसके पीछा करने वाले इंसान से निपट सके। दक्ष पहले ही सब प्लान करके आया था। वो समझ गया था कि महर उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। जंगल में जाने से पहले ही दक्ष ने महर का रास्ता रोक लिया था और उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। इस बीच ध्रुव भी वहां पर पहुंच गया था। ध्रुव अकेला था, लेकिन दक्ष अपने आदमियों के साथ आया था, जिन्होंने इस वक्त ध्रुव को घेर कर रखा था। दक्ष के इशारे भर की देर थी और वो लोग ध्रुव को गोलियों से भून डालते। ध्रुव को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर महर ने मायूसी से ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी ध्रुव, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ आदमियों के साथ आया है। मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गए। महर को ध्रुव की परवाह करते देखकर दक्ष को और गुस्सा आने लगा। वो महर के पास गया और कड़वाहट से बोला, बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें इस पर। तुम दोनों की सगाई हुए 10 दिन हुए हैं, उतने में ही इसकी इतनी फिक्र। जबकि मैं इतने सालों से तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है। महर ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, ओह रियली? नो, आईल प्रूव यू मेरे अंदर बात है या नहीं। दक्ष ने सिर हिलाकर कहा और फिर ध्रुव के पास आकर सर्द आवाज में बोला, अब मेरी फ्यूचर वाइफ को तुम्हारी इतनी ही परवाह है तो मैं उसे इस तरह टेंशन में तो नहीं देख सकता ना। चलो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना आगे क्या होगा वो तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हें तो ठीक से धमकी देना भी नहीं आता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो या फिर खुद को तसल्ली कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा दक्ष मल्होत्रा। ध्रुव ने प्लेफुल वे में कहा, बस मुझे तुम्हारी इसी ओवर कॉन्फिडेंस से नफरत है। यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे बाप में था और यही तुम्हारे अंदर है। दक्ष ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ, बाप के जीन्स बेटे में तो आएंगे ही ना। अब खुद को ही देख लो, तुम्हारा बाप मेरे डैड के सामने कमजोर था और तुम मेरे आगे। ध्रुव ने दक्ष को उकसाने के लिए कहा, मतलब मानना पड़ेगा, मौत सर पर खड़ी है और फिर भी बातें बड़ी बड़ी करनी है। दक्ष ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा,
तो ध्रुव ने कंधे उचका दिए। दक्ष की उम्मीद के विपरीत ध्रुव की आंखों में डर तो बिल्कुल नहीं था। ध्रुव ने एक नजर चारों तरफ देखा। उसके सामने लगभग 15 आदमी खड़े थे जो उसे गन पॉइंट पर लेकर खड़े थे। उसके पास भी गन थी, लेकिन ध्रुव ने अपनी गन वेस्ट बैंड में डाल रखी थी। ध्रुव ने अपनी आंखें कसकर बंद की। उसकी आंखों के सामने कृषा और युग का चेहरा आ रहा था और युग की कही कुछ बातें। ये हमेशा याद रखना बेबी डेविल, मौत से भी ज्यादा डरावना मौत का डर होता है। अगर तुम्हारे सामने मौत भी खड़ी हो तो घबराना मत, उसका भी आंखों में आंखें डालकर सामना करना। अगर तुम डर गए तो किसी के मारने से पहले ही मर जाओगे। याद रखना, तुम किसके बेटे हो। मौत से कोई इंसान नहीं जीत पाया है, वो एक दिन सबको आनी है। लेकिन हाँ, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसी मौत चुनते हैं, एक कायर की मौत या एक हीरो की मौत। अपनी आखिरी सांस तक लड़ना, यही कुछ शब्द थे जो युग जब भी ध्रुव की ट्रेनिंग करता तो उसे बार बार कहता था। जब ध्रुव छोटा था तो उसे ये समझ नहीं आता था कि युग उसे बार बार ये क्यों समझा रहा है। बड़े होने पर उसे सब समझ आ गया और बहुत बार उसका इन हालातों से सामना भी हुआ। वही ध्रुव की आंखें बंद देखकर दक्ष ने मेहर से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मरने से पहले अपने मॉम डैड को याद कर रहा है। मुझे तो वो लम्हा सोचकर ही खुशी हो रही है। जब भी इसका बाप इसकी लाश को देखेगा, एक बात तो तय है, आंसू नहीं होंगे उसकी आंखों में। लेकिन मैं इसकी माँ का सोच रहा हूँ, अगर उसने इसकी लाश। दक्ष की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके नाक पर एक जोरदार पंच पड़ा। दक्ष के नाक से खून बहने लगा था तो वही ध्रुव सर्द निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। कहा ना, अपने गंदे मुंह से उनका नाम भी मत लेना, ध्रुव ने बेहद शांत आवाज में कहा। ध्रुव इस हरकत पर दक्ष बहुत गुस्सा हो गया था। उसने अपनी नाक का खून साफ करते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम लोग खड़े हुए क्या देख रहे हो, शूट कर दो इसे। दक्ष के ऑर्डर देते ही उसके गार्ड्स हरकत में आ गए थे, लेकिन उनके सामने भी ध्रुव खड़ा था। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। वो लोग अपनी गन लोड करने में लगे थे, उतने में ही तेजी दिखाते हुए ध्रुव ने दक्ष को गन पॉइंट पर ले भी लिया था। बहुत ही सस्ते और अजीब आदमी हायर किए हैं तुमने, पता है, यही फर्क है तुम बिजनेस माफिया और हम माफिया में। तुम्हारे यहाँ काम करने वाले लोग बस सिक्योरिटी का काम करते हैं और हमारे लिए काम करने वाले लोग ट्रेंड होते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग दी होती तो ये यहाँ खड़े होकर तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार नहीं कर रहे होते। ध्रुव ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा। दक्ष भी कम नहीं था, उसने अपने पॉकेट से छोटा नाइफ निकाला और ध्रुव के राइट हैंड की आर्म में घुसा दिया था। ध्रुव को दर्द हो रहा था, उसकी आंखें गीली होने लगी थीं, लेकिन फिर भी उसने दक्ष को नहीं छोड़ा था। दक्ष के इस हरकत से ध्रुव भी गुस्सा हो गया था। उसने दक्ष के राइट आर्म के पास फायर किया। गोली उसे छू कर निकली थी, पर उसे घायल करने के लिए काफी थी। दक्ष दर्द से जोर से चिल्लाया। ध्रुव ने फिर उसके आदमियों की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों को यहाँ फाइट करनी है या फिर इसे जिंदा सही सलामत लेकर जाना है। ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला तुम लोगों पर काफी हूँ, खुद को साबित भी कर सकता हूँ, बशर्ते तुम सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ध्रुव खोखली धमकी नहीं दे रहा था। दक्ष के आदमी पूरी तरह से तैयार थे। उनके लीडर ने दक्ष की तरफ देखकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा सर, बस आप हमें ऑर्डर दीजिए। क्या लगता है कि ये ऑर्डर देने की हालत में है? मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसे शूट करने में, ध्रुव ने वार्निंग टोन में कहा और फिर गन को दक्ष के गले पर रखा। उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई थी। मेहर इन सब में घबराई हुई वहाँ पर खड़ी थी। उसने दक्ष से कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे तुम्हारी परमिशन पूछी भी नहीं है मेहर रायचंद। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, चाहे तुम अपनी मर्जी से करो या मुझे जबरदस्ती करनी पड़े। दक्ष ने जवाब दिया। कोई भी घुटने टेकने को तैयार नहीं था, ना ही ध्रुव और ना ही दक्ष के आदमी। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद करके खोली और फिर अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए कहा, ठीक है, फिर यही सही। इतना कहकर उसने मेहर से कहा, मेहर, गाड़ी खोलो और ड्राइव करो। सोचा नहीं था कि अपनी सिक्योरिटी के लिए इस आदमी का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा ध्रुव राणा, दक्ष ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, पर ध्रुव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेहर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। बैक सीट पर ध्रुव दक्ष को लेकर बैठ गया। दक्ष के आदमियों ने उसके पीछे आने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो उनकी आंखों के आगे से गायब थे। ध्रुव के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने दक्ष से कहा, सो तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है मिस्टर मल्होत्रा? अपने शिकार को ऐसे ही जाने दोगे ध्रुव राणा?
मैंने तुम्हें अक्लमंद समझा था। आज अच्छा मौका है जब तुम मेरी जान ले सकते हो, वरना अगली बार मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दक्ष ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। बिल्कुल, मुझे अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा, ध्रुव ने बेपरवाही से कहा। दक्ष आगे कुछ कहता उससे पहले ध्रुव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसने दक्ष को गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। दक्ष इस वक्त रोड से ज्यादा दूर नहीं था। दक्ष नीचे गिरे हुए ध्रुव को मेहर के साथ जाते हुए देख रहा था। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने ध्रुव मेहर को लेकर चला गया और वो कुछ नहीं कर पाया। दक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत महंगा पड़ेगा ध्रुव राणा। आज जो तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, इसका पछतावा तुम्हें आखिरी दम तक होगा। दक्ष वहां से उठकर मदद लेने के लिए जाने लगा। उस इलाके से थोड़ी दूर ध्रुव ने मेहर को वहीं लेकर गया जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। ध्रुव को चाकू लगा था, ये मेहर ने नहीं देखा था। हालांकि गाड़ी में बैठते वक्त उसने वो चाकू निकालकर फेंक दिया था। मेहर के गाड़ी रोकने पर ध्रुव गाड़ी से बाहर निकला और गहरी सांस लेने लगा। मेहर उसके पास आई और उसके गाल पर हाथ रखकर केयरिंग वे में कहा, मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया ना, सब मेरी गलती है। मुझे बिना सिक्योरिटी के नहीं आना चाहिए था। किसी और को ना सही, एटलीस्ट तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, यही काफी है। आगे से प्लीज ऐसी हरकत मत करना। एंड आई डोंट वांट कि मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर प्रॉब्लम में आए, ध्रुव ने इंटेंस वॉइस में कहा। ध्रुव ने पहली बार मेहर को अपनी फैमिली का हिस्सा बताया था और उसकी टोन में मेहर के लिए फिक्र भी जाहिर हो रही थी। ये देखकर मेहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वरना ध्रुव का कोल्ड बिहेवियर देखकर उसे यही लगता था कि वो सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उससे शादी कर रहा है। तो तुम मुझे अपनी फैमिली मानते हो? मेहर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ, बिल्कुल मानता हो। तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या ये मिलना जुलना जरूरी होता है मेहर? ध्रुव ने भौहें उठाकर पूछा। हाँ, जरूरी होता है, क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बस तुम्हें करीब से महसूस करना चाहती हूँ। यही सोचकर तुमसे मिलने के लिए आ जाती हूँ, मेहर ने जवाब में कहा। ध्रुव मेहर की फीलिंग्स को समझ सकता था। हालांकि उसने कभी किसी से इस तरह प्यार नहीं किया था और ना ही कभी किसी से मिलने के लिए डेस्परेट हुआ था, सिवाय अपनी फैमिली के। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर कुछ पल रुककर कहा, अगर ऐसा ही है तो चलो फिर शादी कर लेते हैं। साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को जान जाएंगे और तुम्हें इस तरह मुझसे मिलने के लिए बहाने बनाकर नहीं आना पड़ेगा। ध्रुव की बात सुनकर मेहर हल्का सा हंसी और फिर बोली, अरे नहीं, मुझे शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, आगे से मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, पर तुम नहीं आओगी। आज तो मैं फ्री था, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं काम में फंसा हूँ और तुमसे मिलने ना आ सकूं। ऐसे में तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। ध्रुव ने मेहर को समझाने की कोशिश की और वो समझ भी गई थी। मेहर ने बिना किसी जिद के ध्रुव की बात मान ली थी। कौन कह सकता था कि ये वही मेहर रायचंद है जो इतने नाजों से पाली गई थी कि उसने कभी किसी की नहीं सुनी थी। आज वो अपने से कम उम्र के लड़के की सुन भी रही थी और उसे समझना भी चाहती थी। मेहर ध्रुव के करीब आई, उन दोनों के नोज आपस में टच हो रहे थे। मेहर ने धीमी आवाज में कहा, पता है, जब तुमसे शादी करने के लिए हाँ कही थी तो दिल में यही ख्याल आया था कि तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी हो पाएगी या नहीं। पर आई मस्ट से तुम बहुत मैच्योर हो। मेरी इमैच्योरिटी को सहने के लिए तैयार रहना ध्रुव राणा। हमेशा, ध्रुव ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। पहली बार मेहर ने ध्रुव के चेहरे पर जेन्युइन छोटी स्माइल देखी थी। मेहर और ध्रुव के होठों के बीच थोड़ी ही दूरी थी, वो उसके और करीब आ रही थी, लेकिन ध्रुव कुछ कदम पीछे हट गया। ना जाने क्यों एक पल के लिए उसे मेहर के साथ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। ओ, क्या ध्रुव मेहर को अपने दिल में जगह दे पाएगा? ध्रुव तारा या ध्रुव मेहर, कौन साथ में ज्यादा अच्छा लगता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेहर की जान बचाने के बाद ध्रुव उसके साथ अकेला था। मेहर और ध्रुव के होठों के बीच थोड़ी ही दूरी थी, वो उसके और करीब आ रही थी, लेकिन ध्रुव कुछ कदम पीछे हट गया।
न जाने क्यों एक पल के लिए उसे मेहर के साथ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। मेहर उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी ध्रुव ने सफाई देते हुए कहा, मुझे इस तरह खुले में इंटीमेट मोमेंट्स क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मेहर ने जवाब दिया। मेहर और ध्रुव ने वहाँ खड़े होकर लगभग आधे घंटे तक बात की। दोनों एक दूसरे के करीब भी थे, लेकिन दोनों के बीच एक अनजानी सी दूरी थी। इस बीच मेहर के मोबाइल पर कॉल आया। उसने ध्रुव से कहा, मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी। मैं अलीजा को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हारी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी। ध्रुव ने कहा और तुरंत अलीजा को कॉल करके वहाँ आने को कहा। लगभग 10 मिनट में अलीजा वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अलीजा ने एक नज़र मेहर को देखा और फिर शरारती अंदाज में ध्रुव से कहा, अच्छा तो ये है मेरी होने वाली भाभी, साथ में दोनों अच्छे लग रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है। तुम मेहर के साथ दिल्ली जा रही हो, उसे छोड़ने के बाद ही घर आओगी और मुझे अपडेट देती रहोगी, ध्रुव ने सीरियस टोन में कहा। अपने अलावा ध्रुव को अगर किसी पर यकीन था तो वो वीर और अलीजा थे। वीर इस वक्त तारा के साथ था। तारा को भी वो अकेले नहीं छोड़ सकता था। इस वजह से भी ध्रुव खुद नहीं जा सकता था, तो उसने अलीजा को इस काम के लिए चुना। वैसे भी उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छे से हुई थी। तो मेरी होने वाली भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं इसे बहुत अच्छे से निभाऊंगी। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, अलीजा ने सिर हिलाकर कहा। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी। ध्रुव ने एक सिंपल सा बाय कहा और फिर अलीजा की गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा। मेहर ने इतनी फॉर्मल बाय की उम्मीद नहीं की थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अलीजा ने कहा, थोड़ा बोरिंग है पर कमाल का इंसान है। मेहर उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर अलीजा के साथ वहां से जाने को निकल गई। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव भी वापस घर जाने लगा। वहीं ध्रुव को गए हुए काफी टाइम हो चुका था। उसका इंतजार करते हुए तारा चहलकदमी कर रही थी, जबकि वीर उसके पास बैठा उसे चक्कर काटते हुए देख रहा था। तुम्हारे इस तरह इधर उधर घूमने से वो जल्दी नहीं आ जाएगा। थोड़ी देर पहले तो तुम्हें वीकनेस फील हो रही थी और अब तुम बेवजह चक्कर काटने में लगी हो। क्या बात है, तुम उसका इंतजार क्यों कर रही हो? वीर ने आंखें छोटी करके तारा की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, उसकी किचकिच सुनने की आदत हो चुकी है और मन में एक अजीब सा डर भी हो रहा है। वो ठीक होगा ना? तारा ने काफी केयरिंग टोन में कहा। उसका दिल थोड़ा घबरा रहा था और वो जानती थी कि अगर उसे किसी चीज की इंट्यूशन हो रही है तो वो गलत नहीं हो सकती थी। तारा को इस तरह ध्रुव की फिक्र करते देखकर वीर ने हंसकर कहा, उसके लिए इतना फील करने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा और वो आ जाएगा। इतना कहकर वीर उसके कमरे से उठकर बाहर आने लगा। उसने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, ये लड़की तो बिल्कुल कृषा आंटी की तरह बिहेव कर रही है। जरूर ध्रुव को यकीन दिलाने के लिए ये सब कर रही होगी। शक्ल से ही मासूम है, वरना तो पूरी चालबाज लगती है। वीर नीचे आकर बैठ गया था। वो जानता था कि अगर वो तारा के सामने बैठा रहा तो वो बार बार उसे ध्रुव को कॉल करने को कहेगी, जबकि ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं था कि काम करते वक्त उसे कोई कॉल करके डिस्टर्ब करे। वहीं दूसरी तरफ लंदन में कृषा युग के साथ थी। युग लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, जबकि कृषा उसके पास में बैठी हुई थी। वो बिल्कुल शांत थी, तो युग ने उसकी तरफ देखकर उठकर पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना कृष? तुम पिछले 20 मिनट में एक शब्द भी नहीं बोली हो। मैंने तुम्हें इतना चुप कभी नहीं देखा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कृषा ने उसे घूरते हुए पूछा। मजाक नहीं बना रहा, बस पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है। डोंट टेल मी कि तुम बेबी डेविल के बारे में सोचकर परेशान हो, युग ने कृषा के पास आकर कहा। हर बार की तरह युग कृषा के बिना कहे ही उसके दिल की बात समझ गया था। कृषा ने युग की आंखों में देखकर मासूमियत से कहा, उसी की फिक्र हो रही है। मैंने मैसेज किया था लेकिन उसने रीड तक नहीं किया। टाइम देखा है तुमने? इंडिया में इस वक्त लगभग 12 बज रहे होंगे, सो गया होगा वो, युग ने कृषा को समझाते हुए कहा। वो जल्दी नहीं सोता है, तुम जानते हो। मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। हाँ, जानती हूँ कि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता, उसकी हर तरीके से ट्रेनिंग हुई है, पर मुझे अजीब सा फील हो रहा है। कृषा ने अपने दिल की बात युग के सामने रखी। युग जानता था कि कृषा ध्रुव को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव है। अगर वो उससे बात नहीं करेगी तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा।
युग ने गहरी सांस ली और फिर कृषा के हाथ से मोबाइल लेकर ध्रुव को कॉल करने को हुआ। तभी कृषा उसका हाथ पकड़कर बोली, कॉल मत करो, अगर वो सो गया होगा तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। सारे काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कृष, अगर वो सो गया है तो उठकर तुम्हारा कॉल रिसीव कर सकता है, लेकिन तुमने उससे बात नहीं की तो तुम पूरा दिन मेरी जान खाती रहोगी। तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझसे भी कोई काम नहीं होगा, युग ने जवाब दिया और फिर ध्रुव को कॉल लगाया। जैसा कि कृषा ने सोचा था, ध्रुव इस वक्त गाड़ी के अंदर था। उसके हाथ में चाकू लगने की वजह से दर्द हो रहा था और वो ड्राइव तक नहीं कर पा रहा था। काफी देर तक ध्रुव ने खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना सिर टिकाकर बैठा हुआ था। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि कृषा का कॉल आ रहा है, उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करके कहा, मैं ठीक हूँ मॉम। हाँ, जानती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि जब मेरा दिल घबराता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तुमसे दूर रहने की आदत नहीं है, कृषा ने केयरिंग वे में कहा तो ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मैं काम में लगा था, इसलिए मोबाइल चेक नहीं किया। जरूरी नहीं होता कि अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ना दूं तो किसी मुसीबत में ही हूँ, ध्रुव बोला। हाँ हाँ ठीक है, अब युग की तरह तुम भी मेरा मजाक बनाना बंद करो। हम जल्द ही अपना काम खत्म करके आ जाएंगे, तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खाना, कृषा ने कहा। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी। कृषा कॉल कट करने को हुई, तभी युग ने कहा, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। कृषा को लगा कि युग को कोई प्रोफेशनल बात करनी होगी, इसलिए वो वहाँ से बाहर चली गई थी। जबकि उसके वहाँ से जाते ही युग ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब बताओ क्या हुआ है। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वो इनोसेंट है, मैं नहीं। नाइफ लगा है डैड, बहुत पेन हो रहा है, ड्राइव नहीं हो रहा। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गया था, वीर को कॉल करके बोल दूंगा तो वो लेने के लिए आ जाएगा, ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा। उसे युग के सामने किसी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। वेरी गुड, मुझे लगा ही था कि मेरे आने के बाद में तुमने अब तक किसी मुसीबत को दावत क्यों नहीं दी, युग ने सार्कास्टिकली सर हिलाकर कहा। कम ऑन डैड, स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, नहीं ड्राइव हो रहा, ध्रुव थोड़ा इरिटेट होकर बोला। हाँ हाँ ठीक है, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम सुपर ह्यूमन बनकर रहो, अलीजा या वीर को कॉल कर दो, युग ने जवाब दिया। एल अलीजा को लेकर दिल्ली गई है। मेहर मुझसे मिलने आई थी और उसके पीछे दक्ष मल्होत्रा ने मुझ पर अटैक कर दिया। बहुत लंबी कहानी है डैड, बाद में बता दूंगा। वीर इस वक्त घर पर है, उस लड़की के साथ जिसकी बेबी सिटिंग करने के लिए आपने मुझे लगा रखा है। अब कॉल रखिए, मैं पैदल ही घर जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, ध्रुव बोला। ठीक है, लेकिन घर पहुंचकर मैसेज कर देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कृष को सब कुछ बताना पड़े और वो फिर तुम्हें पूरे दिन अपने साथ कॉल पर जेकर बैठी रहे, युग ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। ध्रुव को इस वक्त बहुत इरिटेशन हो रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ा कर बोला, अजीब मुसीबत है, इससे अच्छा मैं एल को पहले खुद को ड्रॉप करने के लिए बोल देता। मानव नानू का हॉस्पिटल बहुत दूर है, नहीं जा सकता। अर्जुन मामू को कॉल करके बोला तो सीधा मॉम को सब बता देंगे। सारा मासी को पता चला तो वो दक्ष मल्होत्रा को शूट करने के लिए पहुंच जाएगी। अजीब फैमिली है मेरी, हेल्प लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सिर्फ एक एल है, वो भी अवेलेबल नहीं। ध्रुव गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर की तरफ चल रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वो अपने घर पहुंच चुका था। वहीं वीर ने जब उसे इस हालत में देखा तो वो हंसकर बोला, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम बहुत एक्सरसाइज करके आए हो। इरिटेट मत करो, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, ध्रुव ने चिढ़कर कहा और सीधा अपने कमरे में जाने लगा। वहीं उसके जाते ही वीर तारा के कमरे में गया तो वो अभी तक जाग रही थी। उसने तारा से कहा, तुम्हारी लाइफ का विलन आ चुका है, मैं घर जा रहा हूँ, बहुत गुस्से में है तो उससे दूर रहना। इतना कहकर वीर वहां से चला गया तो वहीं तारा का दिल नहीं माना। वो उठकर सभी कमरों में ध्रुव को देखने लगी। उसे एग्जैक्टली ध्रुव का कमरा पता नहीं था। इधर उधर टहलते हुए तारा ध्रुव के कमरे तक पहुंच ही गई थी। उसने देखा कि ध्रुव ने अपना शर्ट निकाल रखा था। ध्रुव की पीठ उसे दिखाई दे रही थी। उसकी फिजिक काफी अच्छी थी। ध्रुव का चेहरा दूसरी तरफ था। अचानक वो दरवाजे की तरफ पलटा तो तारा ने देखा कि ध्रुव खुद ही अपने हाथ से अपने स्टिचेस लगाने की कोशिश कर रहा था। उसको कट गहरा लगा था। चोट तो उसने जैसे तैसे साफ कर ली थी, लेकिन उल्टे हाथ से उसे स्टिचेस लगाने में दिक्कत हो रही थी। उसे चोट लगी देखकर तारा के मुंह से आह निकल गई। वो जल्दी से आई और बोली, जरूरी नहीं कि तुम सारे काम खुद से करो,
अगर चोट लगी थी तो मुझे बुला लेते, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाती। तारा ने पूरा हक जताते हुए ध्रुव के हाथ से सुई ली और उसे स्टिचीज लगाने लगी। ध्रुव कुछ नहीं बोला, वो बस आंखें छोटी करके तारा की तरफ देख रहा था। तारा जिस तरह प्रोफेशनली उसे स्टिचीज लगा रही थी, उससे साफ था कि वो ये काम पहली बार तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। जख्म सिलने के बाद तारा ने उसे पट्टी की। उसने ध्रुव की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराकर कहा, हो गया है, बस पेन किलर ले लेना ताकि दर्द ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत है। कल सुबह हॉस्पिटल हो आना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में कैसे आई तुम? बहुत प्रोफेशनली कर रही हो सब कुछ। कौन हो तुम तारा अग्निहोत्री? तुमने खुद को एक नॉर्मल सा काम करने वाली लड़की बताया था, लेकिन तुम्हारे हाथ जिस तरह से चल रहे थे उससे साफ है कि तुम मेडिकल फील्ड में काम कर चुकी हो। ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा। ध्रुव की परवाह जताने के चक्कर में तारा ये भूल चुकी थी कि ध्रुव की क्या शख्सियत थी और वो इस वक्त वहाँ किस वजह से थी। बहुत मुश्किल से उसने ध्रुव के सवालों से निजात पाई थी, लेकिन उसकी हरकतों ने एक बार फिर से उसे शक के घेरे में ला खड़ा कर दिया था। और इस बार ध्रुव के सवालों से बचना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। डैश डैश डैश। क्या कभी ध्रुव तारा पर यकीन करेगा? पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्रुव के हाथ में चाकू लगा था। घर आने के बाद वो अपना ट्रीटमेंट खुद भी कर रहा था। तारा उसे ऐसा करते हुए देखकर बिना सोचे समझे उसके कमरे में घुस आई और ध्रुव की मदद करने लगी। एक पल के लिए तारा ये भी भूल गई थी कि उसकी छोटी सी गलती उसे शक के घेरे में खड़ी कर सकती है, जबकि ध्रुव तो पहले से ही उस पर यकीन नहीं करता था। तारा काफी प्रोफेशनली उसकी चोट को ट्रीट कर रही थी। ध्रुव उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। उसने तारा पर फिर से सवाल करना शुरू कर दिए थे कि वो ये सब कुछ कैसे कर पा रही है। तारा नजरें झुकाई खड़ी थी। तभी ध्रुव ने फिर से कहा, जवाब दो। एक बार के लिए मैं इस बात को इग्नोर कर सकता हूँ कि तुम बिना पूछे मेरे कमरे के अंदर आ गई थी, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं कि तुम सब कुछ काफी प्रोफेशनली कर रही थी। पहले भी किया है ना तुमने ये? तारा ने नजर उठाकर ध्रुव की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने ये पहले भी किया है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर बन सकूं, इसलिए नर्स बनने की स्टडी करना शुरू कर दिया था। थोड़े दिनों तक मैंने ये काम भी किया है, इसलिए मुझे ये सब आता है। तारा की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। तारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ध्रुव ने भौहें उठाकर कहा, अच्छा, तो तुम एक नर्स थी। कल को मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी जब तुम परफेक्टली किसी को शूट करोगी और दूसरे दिन आकर मुझे सफाई में ये कहोगी कि तुम्हें पुलिस बनना था, इसलिए तुमने शूटिंग करने की ट्रेनिंग ली थी। ध्रुव के सामने तारा का कोई बहाना काम नहीं आया। वो कुछ कह पाती उससे पहले ध्रुव ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। तारा की पीठ ध्रुव के सीने से लगी हुई थी और ध्रुव का एक हाथ तारा की गर्दन पर था। तुम्हें तो मौत का भी डर नहीं होगा तारा अग्निहोत्री, वरना मेरी डार्क साइड देखने के बाद भी तुम झूठ नहीं बोलती। मुझे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किस मकसद से यहाँ पर आई हो, जब तक तुम हमारी फैमिली में से किसी को नुकसान न पहुँचाओ। मैं तुम्हारे भाई बहनों को मार्टिन के आदमियों की चंगुल से छुड़ा दूंगा। तब तक दुआ करो कि तुम कोई बड़ी गलती ना कर बैठो, ध्रुव ने बेहद सर्द आवाज में कहा। तारा ने नजरें उठाकर ध्रुव की तरफ देखा। जब उन दोनों की नजरें आपस में टकराईं तो एक पल के लिए उन दोनों के ही सीने में एक हलचल सी महसूस हुई। ध्रुव ने एक झटके में तारा को छोड़ दिया था। तारा उसके इस बर्ताव का कारण नहीं समझ पाई। उसे लगा ध्रुव आगे उसे फिर से सवाल करेगा, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, गेट आउट ऑफ माई रूम। तारा जल्दी से वहां से भागकर चली गई। उसके जाने के बाद ध्रुव ने दीवार पर जोरदार पंच मारा। उसने कुछ ऐसा महसूस किया था जो वो नहीं महसूस करना चाहता था। थोड़ी देर पहले ध्रुव मेहर के तारा से भी ज्यादा करीब था, लेकिन एक पल भी उसके दिल में कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब तारा उसके पास आई तब उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो कोई बच्चा नहीं था जो इस इमोशन को समझ ना पाए। तारा के पास आने पर उसे अपने शरीर में सिहरन सी महसूस हुई। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या ये मुझे ट्रैप करने के लिए आई है? डैड के साथ भी यही हुआ था जब वो क्रिश को गलती से अपने साथ किडनैप करके ले आए थे। सब मेरे दिमाग का खेल है, ध्रुव ने सिर पकड़कर कहा। वो मन ही मन खुद को उस इमोशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव का ध्यान तब टूटा जब उसका मोबाइल बजा। घर आने के बाद भी उसने युग को अपडेट नहीं दी थी तो युग ने उसे कॉल किया था।
ध्रुव ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और कहा, मैं घर आ गया हूँ और ठीक भी हूँ। अच्छी बात है, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम यहीं पर है, युग ने जवाब दिया और फिर कॉल का स्पीकर ऑन कर दिया था। सॉरी बेटा, आने में थोड़ा टाइम और लग जाएगा। आई होप तुम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, कृषा ने काफी केयरिंग वे में कहा। नहीं मॉम, मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ और प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए, मैं इस लड़की के साथ एक घर में नहीं रह सकता। डैड, हम इसके फैमिली मेंबर्स को ढूंढकर इसके यहाँ तक पहुँचा देंगे, फिर इसका यहाँ पर रहना जरूरी है क्या? ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा। युग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बातचीत का टॉपिक चेंज करते हुए कहा, डैड, मुझे आपसे एक बात जाननी थी। आपने जब सारा मासी को किडनैप किया था और गलती से क्रिश आपके साथ आ गई थी, तो आपको कब फील हुआ कि आपको क्रिश से प्यार हो गया है? क्या पहली नज़र में आपको उन्हें देखकर कुछ स्पेशल फील हुआ था? तुम सब कुछ जानते हो, फिर बार बार क्यों पूछते रहते हो? युग ने आईज रोल करके कहा। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें तो पता है, क्रिश दिखने में काफी इनोसेंट लगती हैं, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, खासकर जो माफिया की दुनिया से जुड़ा हुआ हो। मुझे नहीं पता कि मुझे कब क्रिश से एग्जैक्टली प्यार हुआ, लेकिन हाँ, जब ये मेरे आसपास रहती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मैं हर तरह से इसे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता था, फिर चाहे इसके लिए मुझे क्रिश को तकलीफ भी क्यों न देनी पड़ती थी। और क्रिश, आपको कब फील हुआ कि आपको डैड से प्यार हो गया? ध्रुव ने आगे कृषा से पूछा। ये हर तरह से परफेक्ट है, लेकिन माफिया नहीं होता तो शायद मैं भी पहली बार में ही इसे प्यार करने लग जाती। शादी होने तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि इस इंसान से मेरी शादी हो गई, पर साथ रहते हुए मुझे युग से प्यार हो गया, कृषा ने मुस्कुराकर कहा और फिर युग की तरफ देखा। ध्रुव आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले कृषा ने जल्दी से कहा, और अचानक तुम इन सब के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हें तुम्हारी होस्टेस से प्यार तो नहीं हो गया? बिल्कुल अपने डैड की तरह। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज मैं मेहर से मिलने के लिए गया था, बस तभी पूछ रहा था, ध्रुव ने अपनी सफाई में कहा, जिस पर कृषा का चेहरा उतर गया था। युग कृषा के इमोशन से समझ सकता था उसे मेहर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। युग ने गहरी सांस ली और ध्रुव से कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी मॉम यहाँ तुमसे दूर मेरे साथ है, लेकिन फिर भी उसे मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। आप फिर अपने ही बेटे से जेलस हो रहे हैं डैड? ध्रुव ने हल्का मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरा प्यार बढ़ जाता है। बाकी तुम जानते हो, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, बस तुम्हारे मामले में ही मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, युग ने जवाब दिया और फिर ध्रुव के जवाब का इंतजार किए बिना ही कॉल कट कर दिया था। कॉल कट होते ही युग ने कृषा का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया था। उसने कृषा के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, पुरानी यादें कितनी खुशनुमा है ना कृष? सोचो, अगर मुझे सच्चाई पता नहीं चलती और मैंने सारा से शादी कर ली होती तो क्या होता? कुछ नहीं, फिर मैं उसे रूहान खुराना की वाइफ होती, वो माफिया किंग होता और हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, कृषा ने बेपरवाही से कहा। तुम जानते हो, अगर मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई नहीं खुलती तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देता। याद है जब तुम्हें मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजने का डिसीजन लिया था, उससे पहले हमने पार्टी की थी। वो रात मेरे लिए सबसे मुश्किल थी, जहां तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद मुझे तुम्हें तुमसे दूर करना पड़ रहा था। मैंने डिसीजन ले तो लिया था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देता? युग ने भौहें उठाकर पूछा। बिल्कुल नहीं युगराणा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह हो। अगर उसे किसी से प्यार हो तो वो किसी भी कीमत पर उसे जाने ना दे, ना कि इस तरह बहाने बनाए, कृषा ने जवाब दिया। बोलते हुए उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। ध्रुव ने भले ही अपनी सफाई में काफी कुछ कहकर बात को छुपा लिया था, लेकिन कृषा को समझने में देर नहीं लगी। युग भी समझ गया था कि ध्रुव झूठ बोल रहा है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को किसी ऐसी लड़की से प्यार हो जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ही करीब आई हो। तो तुम जानते हो कि वो हमारे पास क्यों आई है? कृषा ने हैरानी से पूछा, जिस पर युग के चेहरे पर सस्पिशियस स्माइल आ गई। कृषा उसकी इस स्माइल का मतलब अच्छे से समझती थी। युग सब जानता था, लेकिन जब तक सही वक्त नहीं आ जाता वो किसी के सामने कुछ नहीं बोलने वाला था। मतलब तुम कुछ नहीं बताओगे? कृषा ने मुंह बनाकर कहा। जब तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो फिर पूछने का क्या फायदा? एक बार फिर किस्मत ने अजीब खेल खेला है कृष। अक्सर प्यासा कुएं के पास चलकर जाता है, लेकिन इस बार दूसरी बार कुआं प्यासे के पास आया है।
देखते हैं कब तक वो अपने चेहरे पर नकाब लगाकर रखते हैं। जिस दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी उस दिन सब देखते रह जाएंगे। युग सस्पिशियस तरीके से कहा, तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में कभी नहीं घुसने वाली, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत किया करो ना, कृषा बोली और उठकर जाने लगी। युग ने उसे रोका भी नहीं। इस बार खेल सच में मजेदार होने वाला है, युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ने अपना ध्यान भटकाने के लिए लैपटॉप खोलकर काम करना शुरू कर दिया था। वहीं अपने कमरे में तारा का हाल बेहाल था। वो पूरे कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद में ही बड़बड़ा रही थीं। मैं कब तक अपनी सच्चाई उसे छुपाकर रखूंगी? इस मिशन में भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। उसे मुझ पर शक हो गया है तो वो खुलकर कुछ नहीं करेगा। अगर ज्यादा दिनों तक मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे डर है कि मैं इसके प्यार में ना पड़ जाऊं। क्यों मुझे इसके करीब आने पर इतना अजीब सा एहसास होता है, जबकि मुझे रेड फ्लैग से सख्त चिढ़ है। तारा को भी खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब वो ध्रुव के करीब आई तो उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। तारा ने गहरी सांस ली और इधर उधर देखा। पूरे कमरे में कैमरे लगे हुए थे। ऐसे में वो इतनी आसानी से कबीर से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। तारा को कुछ भी करके कबीर से कांटेक्ट करना ही था। वो बाथरूम में गई। कैमरा तो वहां पर भी लगा हुआ था। वो जानती थी कि ध्रुव कभी बाथरूम की फुटेज नहीं देखेगा। फिर भी सेफ्टी के लिए उसने वहां अलमारी से एक सैनिटरी पैड निकाला, ताकि अगर गलती से भी ध्रुव बाथरूम की फुटेज देखना चाहे तो खुद को रोक ले। तारा ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम इसे नहीं देखोगे। तारा ने अपनी पैंट निकाली और उसके अंदर मौजूद सीक्रेट पैकेट से मोबाइल निकालकर कबीर को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। ध्रुव बीच बीच में तारा पर भी नजर रख रहा था। उसने बाथरूम में तारा को सैनिटरी पैड के साथ देखा तो उसने गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए कहा, क्या सच में तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो तारा अग्निहोत्री? ध्रुव ने उसी वक्त अपना लैपटॉप बंद किया और अपने कदम तेजी से तारा के कमरे की तरफ बढ़ाने लगा। तारा को लगा था कि ध्रुव उसकी बातों में आ जाएगा और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उसने मोबाइल निकाल रखा था और ध्रुव ने उसे देख लिया था। अब ध्रुव को किसी तरह के सबूत की जरूरत नहीं थी। वो तारा को रंगे हाथों पकड़ने जा रहा था। कर 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 क्या होगा तारा का हाल, क्योंकि ध्रुव ने इस बार सच में उसे देख लिया। अगले चैप्टर पर पता चल जाएगा। प्लीज आप लोग पढ़ने के बाद समीक्षा किया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्रुव को तारा के करीब आने पर एक अजीब सा एहसास हुआ। वो उस फीलिंग को इग्नोर करना चाहता था, इसलिए काम करने लगा। तो वहीं कुछ ऐसा ही हाल सर का था। न जाने क्यों ध्रुव उसे पहली मुलाकात से ही अच्छा लगा था। अब तक तारा को लगता था कि ये उसका वन साइडेड अट्रैक्शन है, लेकिन जब वो ध्रुव के करीब आई तो उसका दिल अलग तरीके से धड़कने लगा था। तारा अब और इस मिशन में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती थी। ध्रुव बहुत स्मार्ट था। वो ऐसे लोगों में से नहीं था जो आसानी से गलती करके पकड़े जाएं। ऐसे में तारा की एक छोटी सी भी गलती उसे और पूरे मिशन को मुसीबत में डाल सकती थी। तारा ने खुद को इस मिशन से अलग करने के लिए कबीर को कांटेक्ट करने का सोचा, इसलिए वो बाथरूम में आई। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे पीरियड्स आ गए हों। तारा ने अपनी पैंट निकाली और उसमें छुपा मोबाइल निकालकर कबीर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। तभी ध्रुव ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। ध्रुव को पता चल गया था कि तारा क्या करने की कोशिश कर रही है। वो बिना सोचे समझे बाथरूम में घुसा। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, तारा उसकी तरफ पलटी। ध्रुव के इस हरकत पर तारा गुस्से में चिल्लाकर बोली, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग मिस्टर ध्रुव राणा। तुमने बाथरूम में कैमरा लगाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये फुटेज भी देखते हो। और कौन से शौक पाल रखे हैं ये भी बता दो। तारा ने इनडायरेक्टली ध्रुव के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। ध्रुव उसके पास आया और उसका गला दबाते हुए जोर से चिल्लाकर बोला, जस्ट शट योर माउथ यू ब्लडी हेल। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। किसे कांटेक्ट करने जा रही थी जो इस तरह आधी रात को बहाना बनाकर बाथरूम में आई हो? व्हाट डू यू थिंक मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देता हूँ जो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? ध्रुव तारा की उम्मीद से भी ज्यादा स्मार्ट था। उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने ध्रुव को खुद से दूर धकेला और दूसरी तरफ चेहरा करके अपना इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड निकालकर ध्रुव के सामने कर दिया था। इतना सबूत काफी होगा या फिर अभी भी तुम्हें ये लगता है कि ये खून कहीं और से निकल कर आया है? तारा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा।
ध्रुव आगे कुछ नहीं बोला और पैर पटकते हुए बाहर आ गया था। आज उसे सच में खुद पर शर्म आ रही थी जो उसने तारा पर सवाल उठाए थे। बाहर आते ही ध्रुव सीधा जिम एरिया में गया और अपना गुस्सा निकालने के लिए पंच करने लगा। वहीं दूसरी तरफ तारा ने राहत की सांस ली। उसकी किस्मत अच्छी थी जो सच में उसे पीरियड्स आए हुए थे। अगर आज ध्रुव ने उसे पकड़ लिया होता तो वो इस वक्त उसकी बेरहमी से जान ले रहा होता। जब वो अंदर आया था तब उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। थैंक गॉड मैंने इसके कदमों के आने की आहट सुन ली थी और मोबाइल को छुपा दिया था। ये आखिरी मौका था जब मैंने अपनी जान दांव पर लगाई है। अब मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। कबीर सर अच्छे से जानते हैं कि मिशन बहुत जानलेवा है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो बिना पूरी बात जाने यहाँ आ गई। तारा ने मन ही मन कहा और अपने माथे पर डर के मारे उभरी पसीने की बूंदों को साफ किया। तारा ने अब और रिस्क लेना सही नहीं समझा। उसने मोबाइल को फिर से छुपा लिया था। डर के मारे उसे नींद तक नहीं आ रही थी और वो करवटें बदल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए ध्रुव को लगभग 1 घंटे का टाइम हो गया था। वो गुस्से में बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने सच ही तो कहा था, बाथरूम में कौन कैमरा लगाता है, और मैंने उसके पीरियड्स पर सवाल उठाए। क्या सच में वो इनोसेंट है और मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो रहा हूँ? डैड किसी इंसान को एक नज़र में परख लेते हैं। उन्होंने उस लड़की को घर पर रहने की इजाजत दी है, इसका मतलब वो इनोसेंट ही होगी ना। मुझे उसे एक मौका देना चाहिए। वो सच में मुसीबत में है, वो भी हमारी वजह से। ध्रुव ने मन ही मन कहा। फिर वो उन सभी लम्हों के बारे में गौर से सोचने लगा जब वो तारा से मिला था। पहाड़ी पर उसकी और तारा की मुलाकात बिल्कुल कोइंसिडेंस थी। फिर बाद में क्लब में तारा का वेट्रेस के तौर पर आना और उसकी जान बचाना भी जेन्युइन ही लगा। ऐसे में ध्रुव ने तारा को एक मौका देने का सोचा। रात के लगभग 3 बज रहे थे। ध्रुव ने कपड़े बदले और वो तारा के कमरे में पहुंचा। उसने देखा तारा नींद में थी, लेकिन वो नींद में बड़बड़ा रही थी। वो ब्लैंकेट में सिमट कर सोई हुई थी। ध्रुव ने उसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया तो तारा को बहुत तेज बुखार था। मेरी वजह से कुछ ज्यादा ही डर गई कि बुखार तक हो गया, ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा। कुछ भी करने से पहले ध्रुव सीधा बाथरूम में गया और उसने सभी कैमरे वहां से हटा दिए थे। उसके बाद वो तारा के पास एक बोल में ठंडा पानी लेकर पहुंचा और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगा ताकि तारा का बुखार उतर जाए। तारा को जब बेहतर लगने लगा तब उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया था। वो अभी भी नींद में थी। ध्रुव ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो सोते हुए तो और भी मासूम लग रही थी। शायद मैं इसे इसलिए सजा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने दिल में इसे लेकर कुछ फील हुआ। डैड ने भी क्रिश के साथ यही किया था। अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए उन्होंने क्रिश को दर्द देना शुरू कर दिया था और शायद वही मैं कर रहा हूँ। क्रिश भी इनोसेंट थी और ये भी। मैं अपने इमोशन संभाल सकता हूँ और जानता हूँ कि मुझे महर से ही शादी करनी है। ऐसे में मैं वो कभी किसी लड़की के साथ नहीं करूँगा जो मेरी क्रिश को किसी टाइम में अनजाने में ही सही पर सहन करना पड़ा था, ध्रुव ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। ध्रुव ने एक बार फिर से चेक किया तो तारा का बुखार पूरी तरह उतर गया था। फिर वो उसे छोड़कर अपने कमरे में आ गया। पहले जहां ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी तो वहीं अब वो सुकून से सो रहा था। अगली सुबह तारा की नींद टूटी तो उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था। पीरियड्स आने की वजह से उसे वैसे भी थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। तारा की नजर बेड साइड पर पड़ी तो वहाँ एक तौलिया और कपड़ा रखा हुआ था। तारा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रात को ध्रुव उसकी किस तरह से देखभाल कर रहा था। अगर वो उसे ऐसे करते देख लेती तो शायद एक बार फिर से वो उस पर दिल हार बैठती और उसके दिमाग में यही ख्याल आता कि काश वो माफिया ना होता। तारा उठने की कोशिश कर रही थी, तभी कमरे में ध्रुव ने दस्तक दी। वो तारा से बोला, आराम से लेटी रहो, कल रात तुम्हें बहुत तेज फीवर हो गया था, फ्रेश हो जाओ फिर नाश्ता कर लेना। तारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहली बात तो ध्रुव उससे नॉर्मली बात कर रहा था और दूसरा वो खुद उसके कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आया था। तारा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा और तारा का ध्यान टूटा। ध्रुव उसे उठने में हेल्प करने लगा। वो उसे बाथरूम की तरफ ले जा रहा था। बाथरूम के दरवाजे के पास छोड़ने के बाद ध्रुव ने कहा, मैंने कैमरा हटा दिया है और हाँ, मैंने कभी तुम्हें बाथरूम के अंदर नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से रात को तुम अचानक से उठकर सैनिटरी पैड के साथ बाथरूम में गई तो मुझे डाउट हुआ। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तुम चेंज कर लो और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं यहीं पर बाहर हूँ।
तारा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। नींद में उठने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे। ध्रुव जानबूझकर उससे नजर नहीं मिला रहा था ताकि कहीं एक बार फिर से उसे उन्हीं फीलिंग्स का सामना न करना पड़े। वहीं तारा बाथरूम के अंदर आई। उसने आईने में खुद की तरफ देखा तो उसके गाल लाल हो रहे थे। अपनी गलती मान ली, लेकिन सॉरी बोलते हुए जान सूखती है इनकी। जो भी हो, इसे यकीन हो रहा है ये मेरे लिए अच्छा है। बोलते हुए अचानक तारा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसे अच्छा लग रहा था कि ध्रुव उस पर यकीन कर रहा है, लेकिन अपने मिशन का सोचकर तारा का मुंह उतर गया था। वो ध्रुव को धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे नहीं करना है इस मिशन पर काम, मैं वापस चली जाऊंगी। बस एक बार ध्रुव मिली और उसकी फैमिली को आजाद करवा दे, उसके बाद ये खुद मुझे छोड़ देगा, तारा ने मन ही मन कहा। तारा अपने ख्यालों में इतनी खो गई थी कि उसे अंदर गए हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे और वो बिल्कुल शांत थी। ध्रुव ने बाहर से दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही डाउट हो रहा है तो तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आ जाते? वैसे भी कल रात तुमने काफी कुछ देख लिया था, तारा ने थोड़ा चिढ़ते हुए तेज आवाज में कहा। डाउट नहीं कर रहा, बस ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, इसलिए बोला, ध्रुव ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। अगले 20 मिनट में तारा फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर तारा ने देखा ध्रुव ने जो पहले ब्रेकफास्ट लेकर गया था वो हटा दिया था और उसके सामने एक नया ही ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। वो ठंडा हो गया था तो सोचा दूसरा सूप बना देता हूँ, ध्रुव ने सफाई देते हुए कहा। ये लड़का जरूर मेरी जान ले लेगा, इतना स्वीट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? तारा ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया था। उसने ध्रुव का बनाया हुआ सूप पिया और फिर कुछ मेडिसिन्स लीं। मैं आज ही वीर से बात करके मार्टिन के ठिकानों का पता लगाता हूँ, उसने यहीं मुंबई में ही तुम्हारी फैमिली को रखा होगा, ध्रुव बोला। ठीक है, जैसे ही वो मुझे मिल जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तारा ने मायूसी से कहा। हाँ, और डोंट वरी, अब तुम यहाँ कंफर्टेबल होकर रह सकती हो। I mean, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जब तक यहाँ हो मैं बाहर हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो लैंडलाइन पर कॉल कर देना, ध्रुव ने जवाब दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद तारा ने कहा, अच्छा ही है ना जो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी ये माफिया की दुनिया है और हम इनोसेंट लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। बाकी कोई कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तारा ने भी ध्रुव से दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी। दूसरी तरफ राना मैंशन में अलीशा ने हंगामा मचा रखा था। उसे एक एग्जीबिशन में जाना था। वो साथ में अलीजा को ले जाना चाहती थी, लेकिन अलीजा ध्रुव के काम से दिल्ली गई हुई थी। गुस्से में अलीशा सारा पर चिल्ला रही थी। उसने पैर पटकते हुए कहा, वो अच्छे से जानती थी कि हम दोनों का साथ जाना जरूरी है, उसके बावजूद वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, जरूर किसी और के काम में लगी होगी। बिहेव योरसेल्फ अलीशा, अलीजा किसी काम से ही बाहर गई होगी। रही बात एग्जीबिशन में जाने की, तो तुम्हारे साथ मैं किसी और को भेज देती हूँ। ऐसा करती हूँ वीर को कॉल कर देती हूँ, सारा ने उसे समझाते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है किसी को कॉल करने की, मुझे उस वीर के साथ नहीं जाना है, अलीशा गुस्से में बोली। फिर ऐसा करती हूँ ध्रुव को कॉल कर देती हूँ। अब क्या अपने भाई के साथ भी तुम्हें नहीं जाना है, या यही कहना है कि वो किसी और के काम में लगा होगा? सारा ने अलीशा को घूरते हुए कहा। ध्रुव का नाम आते ही अलीशा बिल्कुल शांत हो गई थी। ध्रुव और अलीजा का बॉन्ड जितना अच्छा था, ध्रुव और अलीशा की उतनी ही कम बात होती थी। ऐसा नहीं था कि वो ध्रुव से नफरत करती थी या उससे बात नहीं करना चाहती थी, पर उनके बीच एक अजीब सी दूरी थी। अलीजा की तरह अलीशा ध्रुव से भी यही कहना चाहती थी कि वो इन सब कामों से दूर रहे, क्योंकि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं खोना चाहती है। सारा जानती थी कि ध्रुव का नाम आने पर अलीशा कभी मना नहीं करेगी। उसकी उम्मीद के मुताबिक अलीशा ने बिना बहस के हाँ में सिर हिला दिया था। क्या उसके पास मेरे लिए टाइम होगा? अलीशा ने हिचकिचा कर पूछा। तुम खुद ही देख लेना, सारा मुस्कुरा कर बोली, और उसने इस वक्त ध्रुव को कॉल किया और कॉल स्पीकर पर डाल दिया था। वहीं ध्रुव ने कॉल रिसीव करते ही कहा, मासी मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ दिनों बाद मेरा LLB फाइनल ईयर का एग्जाम है, मुझे लंदन भी जाना होगा। ठीक है, वैसे काम मेरा नहीं था, अलीशा को कहीं लेकर जाना था, मैं किसी और को बोल देती हूँ, सारा ने जवाब दिया। वो कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी ध्रुव जल्दी से बोला, बस आधे घंटे में आ जाऊंगा मासी, किसी को मत बोलना। सारा आगे कुछ कहती उससे पहले ध्रुव ने कॉल कट किया और तुरंत राना मैंशन आने के लिए निकल गया था। वहीं सारा ने अलीशा की तरफ देखकर कंधे उचका कर कहा,
अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम उनके साथ काम नहीं करती तो वो तुमसे प्यार भी नहीं करते हैं। ध्रुव के लिए तुम दोनों बहुत मायने रखते हो, खासकर तुम। वो तुम्हें हर चीज से बचा कर रखना चाहता है। तुम दोनों का बॉन्ड देखकर मुझे युग और बंधन की याद आ जाती है। उसने कभी बंधन से ठीक से बात भी नहीं की होगी, लेकिन उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया। अलीशा ने भी मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और फिर अंदर पैकिंग करने के लिए चली गई थी। वहीं ध्रुव राणा मैंशन पहुंच चुका था। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, एक औरत दौड़ते हुए आई और ध्रुव को बुरी तरह से पकड़ लिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं चैप्टर थोड़े बड़े भी रखूंगी, तो प्लीज समीक्षा अच्छे से कीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।